हेलो। तो हम रेडिएशन का रिवीजन कर रहे थे। तो वहाँ पर हम लेक्चर 2 में आए थे। तो हम क्या बात कर रहे थे लास्ट टाइम, हम ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? अन आइडियल ब्लैक बॉडी इज़ द वन विच रेडिएट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कंपेरिजन टू अदर बॉडीज एंड ऑल्सो हैव द मैक्सिमम एब्जॉर्बिविटी, फॉर एग्जाम्पल 100%। ओके। तो क्या बोला है कि आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है? इज़ द वन विच रेडिएट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कंपेरिजन टू अदर बॉडीज़ एंड ऑल्सो हैव द मैक्सिमम एब्जॉर्बिविटी। एब्जॉर्बिविटी भी मैक्सिमम होती है एंड उसकी रेडिएट भी वो मैक्सिमम करती है एनर्जी। इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या पूछते हैं ये लोग? अन आइडियल ब्लैक बॉडी નથી જે ખાલી 100% એબ્ઝોર્પ્શન કરે છે એનર્જીનું, પણ એક આઇડિયલ બ્લેક બॉडी એ છે જે 100% એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરે અને મેક્સિમમ એનર્જી ઇમિટ પણ કરે, એટલે કે ઇમિસિવિટી પાવર मैक्सिमम હોય। ओके। तो आपका दिमाग में ये कन्फ्यूज़न अब मतलब कि जनरली यही बात पता होती है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, एब्जॉर्बिविटी उसकी मैक्सिमम होती है, बस उतनी ही बात दिमाग में हमारे होती है। लेकिन दो बात है, एब्जॉर्बिविटी भी मैक्सिमम होती है और इमिशन जो करता है वो अपनी एनर्जी का, वो भी मैक्सिमम होता है। तो लिखा है मैंने, अन आइडियल ब्लैक बॉडी वो है जो सिर्फ 100% एब्जॉर्प्शन नहीं करता बल्कि 100% एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी इमिट भी करता है। उसकी इमिसिविटी पावर भी मैक्सिमम होती है। ओके। तो ये दोनों बात आप याद रखना। अन आइडियल ब्लैक बॉडी ने डिफाइन करवा माटे बे कैरेक्टरिस्टिक होय छे, मतलब कि आइडियल ब्लैक बॉडी को डिफाइन करने के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्बिविटी, जे बीजी बॉडी माथी एनर्जी आवे छे तेनु। ओके। एब्जॉर्बिविटी जो दूसरी बॉडी में से, एक सेकंड, तो कहाँ थे? हाँ, फर्स्ट पॉइंट क्या है? एब्जॉर्बिविटी जे बीजी बॉडी माथी एनर्जी आवे छे तेनु, जो एनर्जी दूसरी बॉडी में से आती है, मतलब कि उसका वो एब्जॉर्प्शन करती है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इमिसिविटी पावर, जे ते बॉडी माथी इमिट थाय छे ते। ओके। तो उसको डिफाइन करने के लिए मतलब कि हमारे पास दो पैरामीटर होने चाहिए। एक होना चाहिए एब्जॉर्बिविटी और इमिसिविटी, बराबर। ओके। तो अभी हम थोड़ा नीचे आते हैं। ये ओपैक बॉडी क्या होती है? ओपैक बॉडी मतलब कि जो ट्रांसमिटिविटी जिसकी ज़ीरो होती है उसको ओपैक बॉडी बोलते हैं। ओके। तो ओपैक बॉडी के लिए ट्रांसमिटिविटी क्या होती है? ज़ीरो होती है, बराबर। और अगर ट्रांसमिटिविटी ज़ीरो है तो हमारे पास जो इक्वेशन मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, अल्फ़ा प्लस रो प्लस टाउ इज़ इक्वल टू 1, तो वहाँ पे टाउ की वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन ये बचेगी, अल्फ़ा प्लस रो इज़ इक्वल टू 1। ओके। उसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ। क्या है लिखा है? थिक मेटालिक और नॉन मेटालिक सरफेस। ओके। थिक मेटालिक मतलब कि जिसका थिकनेस ज़्यादा हो, मेटालिक और नॉन मेटालिक सरफेस, ऑल लिक्विड्स मिरर। ओके। ऑल लिक्विड मिरर जो पीछे से पेंट किया होता है वो वाला, ठीक है। ये एग्जांपल कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आइडिया के लिए। फिर तीसरी बॉडी कौन सी आती है? वाइट बॉडी। वाइट बॉडी में ये तीन तरह की मतलब कि डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इंसिडेंट रे आया। देखिए ये इंसिडेंट रे वाला है, ये थोड़ा पतला करना पड़ेगा। ओके। ये जो है ना, ये इंसिडेंट रे है, बराबर। और इंसिडेंट रे हुआ, फिर जो डिफ्यूज़न हुआ वो चारों दिशा में मतलब कि हुआ। तो इस टाइप को क्या बोलेंगे पता है? रिफ्लेक्शन चारों दिशा में हुआ। वाइट बॉडी के लिए हमेशा याद रखना है, रो हमारा 1 होता है। और रेडिएशन के 3 टाइप होते हैं, 1, 2 और 3 टाइप। तो कैसे याद रखना है? इंसिडेंट रे ये पड़ा, ये इंसिडेंट रे आया, और चारों दिशा में रिफ्लेक्टिविटी अगर होती है तो उसको बोलेंगे डिफ्यूज रेडिएशन या स्कैटर रेडिएशन, बराबर। इंसिडेंट रे एक एंगल पर आया, थीटा एंगल पर, और
चारों दिशा में रिफ्लेक्टिविटी मतलब कि रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है तो उसको बोलेंगे डिफ्यूज रेडिएशन या स्कैटर्ड रेडिएशन। ठीक है, ओके। अगर इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ से आया और जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ वो मतलब कि एक ही डायरेक्शन, एक ही साइड, दूसरी तरफ मतलब कि जो इंसिडेंट रे मतलब कि इंसिडेंट आया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही मतलब कि वो रिफ्लेक्ट होता है तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वाइट बॉडी। पहले चारों दिशा में होता है उसको बोलेंगे डिफ्यूज रेडिएशन। उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है मतलब कि उसकी साइड ना हो, उसकी अपोजिट साइड में ही हो, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वाइट बॉडी। और तीसरा आता है कि इंसिडेंट रे मानो हमारा हुआ थीटा एंगल पर और जो रिफ्लेक्ट हुआ वो भी एग्जैक्ट थीटा एंगल पर ही अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो उसको बोलेंगे स्पेक्युलर बॉडी और डाइथर्मेनियस बॉडी। बराबर, ये तीन हमको वाइट बॉडी में याद रखना है। वाइट बॉडी में क्या याद रखना है कि उसकी रिफ्लेक्टिविटी 1 होती है, एक तो रिफ्लेक्टिविटी 1 होती है। फिर ये तीन डिफ्यूज रेडिएशन या स्कैटर रेडिएशन किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट वाइट बॉडी किसको बोलते हैं और स्पेक्युलर बॉडी या डाइथर्मेनियस बॉडी किसको बोलते हैं, ये तीन बात हमको पता होनी चाहिए। बराबर, तो ये आपको समझ आ जाएगा। फिर आता है ट्रांसपेरेंट बॉडी। अब ट्रांसपेरेंट बॉडी किसको बोलेंगे, कोई ट्रांसमिटिविटी उसकी 1 हो तो उसको ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलेंगे। ट्रांसपेरेंट बॉडी के लिए ट्रांसमिटिविटी 1 होनी चाहिए, तो अगर ट्रांसमिटिविटी 1 है तो अल्फ़ा और रो की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यही लिखा है। और एग्जांपल उसका है ड्राई एयर। बराबर, फिर पांचवी बॉडी आती है, कौन सी बॉडी आती है, ग्रे बॉडी। बराबर, ग्रे बॉडी। तो इफ़ अल्फ़ा लेस देन 1 एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट independent of temperature and wavelength then it is named as gray body। ग्रे बॉडी किसको बोलेंगे कि जिसकी एब्जॉर्बिविटी तो लेस देन 1 होती है, मतलब कि अल्फ़ा जिसका लेस देन 1 होता है एंड जो बॉडी टेम्परेचर एंड वेवलेंथ का उसका फंक्शन ना हो, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट हो टेम्परेचर एंड वेवलेंथ से, तो उसको ग्रे बॉडी बोलेंगे। जिसकी एब्जॉर्बिविटी लेस देन 1 हो एंड वो कांस्टेंट रहे, वो टेम्परेचर एंड वेवलेंथ का फंक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ देन इट इज़ नेम एज अ ग्रे बॉडी। बराबर, इतना याद रखना है। दिस इज़ ऑल्सो अन आइडियल बॉडी जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉडी। ये भी मतलब कि आइडियल बॉडी है, रियलिटी में ऐसी कोई बॉडी होती नहीं है। बराबर, ये भी ब्लैक बॉडी जैसी मतलब कि एक आइडियल बॉडी है। फिर हमको क्या पता होना चाहिए तो कि टेम्परेचर चेंज करने से एंड वेवलेंथ चेंज करने से अल्फ़ा, रो एंड टाउ की वैल्यू चेंज होती है, ये हमको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के लिए। बराबर, टेम्परेचर और वेवलेंथ चेंज करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू, एब्जॉर्बिविटी, ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी, इन तीनों की वैल्यू चेंज होती है। ओके, फिर ये क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, हाउ द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज मेजर। और यहाँ पर हिंट दी है ट्रिगोनोमेट्री एंड जियोमेट्री। ओके, ये क्यूरियसिटी के लिए अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, बाकी इसकी कोई नीड नहीं है। क्या पूछा है कि दो डिफरेंट मतलब कि ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमको मेज़र करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते हैं, जियोमेट्री का यूज़ करते हैं। मतलब कि आप अगर है तो गूगल करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं। बराबर, ओके। अब आया emissive power amount of energy radiated in all wavelength in all the direction per unit area per unit time at a specified temperature is known as emissive power। okay, emissive power कौन किसको बोलेंगे, तो कि amount of energy radiated in all wavelength, सारी की सारी वेवलेंथ ऊपर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हमको पर्टिकुलर रखना है, मतलब कि कोई एक टेम्परेचर पर सारी वेवलेंथ की जो एनर्जी है, मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड
रेडिएटेड इन ऑल वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ पर, इन ऑल द डायरेक्शन, सारी ऑल डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, फ्लक्स जैसा, पर यूनिट टाइम एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज इमिसिव पावर। इमिसिव पावर पता चल गया किसको बोलेंगे, तो कि टोटल एनर्जी कितनी हमारी रेडिएट होती है सारी की सारी वेवलेंथ पर, सारी की सारी डायरेक्शन में, एट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, टेम्परेचर हमको स्पेसिफाइड रखना है, उसको वो बोलेंगे इमिसिव पावर। ओके इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी को ईबी से हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसका यूनिट होगा एग्जैक्टली फ्लक्स, हीट फ्लक्स जैसा लिखते हैं उस वैसा ही उसका यूनिट होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, या जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि फ्लक्स के यूनिट जैसा उसका यूनिट होगा। और ई क्या है, तो कि इमिसिव पावर ऑफ अ गिवन बॉडी, जो हमारी गिवन बॉडी है उसका इमिसिव पावर ई से लिखेंगे और ई अपॉन ई बी उसका रेशियो ले लेंगे तो उसको बोलेंगे इमिसिविटी। ई बाई ई बी का जो रेशियो होता है उसको बोलेंगे इमिसिविटी। तो हम ई को यहाँ पर ऐसा रख के ई बी इंटू एप्सिलॉन करके, ये एक फार्मूला है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतना ज़्यादा इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता मतलब कि ये यूज़ होता है, मतलब कि जब रेडिएटेड एनर्जी हम वो नेट हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एट अ गिवन बॉडी टू ब्लैक बॉडी इज़ नोन एज इमिसिविटी। जो हमने यहाँ बोला वही है कि इमिसिव पावर ऑफ अ गिवन बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे बोलेंगे इमिसिविटी बोलेंगे। सिंपल, समझ आ गया? ओके। फिर ये क्या है, ईबी लैम्बडा, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। ओके, तो हमने अभी इमिसिव पावर की जो डेफिनेशन देखी उसका ही मतलब कि वो सारी वेवलेंथ के लिए थी ना, तो हम कोई स्पेसिफाइक वेवलेंथ के लिए अगर वही डेफिनेशन लगा दे तो वो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर की डेफिनेशन बन जाएगी। समझ गए? तो ईबी लैम्बडा मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, दिस स्ट्रिप फॉर द थिन स्ट्रिप फॉर द ग्राफ। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, मैंने अभी बोला कि जब हम पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करेंगे तो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर आएगा, और सारी वेवलेंथ की बात करेंगे तो वो इमिसिव पावर, वो टोटल इमिसिव पावर आ जाएगा। बराबर, तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है ईबी लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा का। ईबी लैम्बडा क्या है, तो कि मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, लैम्बडा क्या है, हमारी वेवलेंथ। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, जीरो से चालू करेगा, फिर इंक्रीज होगा, मैक्सिमम रीच करेगा, मैक्सिमम रीच करके फिर वापस ज़ीरो पर आ जाएगा। ज़ीरो से स्टार्ट किया, देखिए स्टार्ट किया, फिर मैक्सिमम आया, मैक्सिमम में होके फिर ज़ीरो, वो वापस ज़ीरो हो गया, मतलब कि। तो ये अभी ईबी लैम्बडा की मैंने मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर किसको बोलते हैं उसका मतलब फिर एक डेफिनेशन है। ईबी लैम्बडा क्या है, तो कि एनर्जी रेडिएटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर जितनी एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको बोलेंगे हम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। समझ गए? ओके। फिर आता है प्लांक्स लॉ। प्लांक्स लॉ ये फॉर्मूला है उसका बड़ा वाला, देखिए इतना बड़ा है। ईबी लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई सी स्क्वायर एच इंटू लैम्बडा रेस टू -5 डिवाइडेड बाई ई रेस टू सी एच अपॉन लैम्बडा के टी -1। ठीक है, तो इसमें जो c है, अपना जो c है वो है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू हमको पता है 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, और 3 × 10⁸ वो अप्रोक्स वैल्यू है। तो ये है। फिर जो ये h है, ये h क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.0
6236 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। ठीक है, फिर ये जो k है, यहाँ पे जो k आता है CH अपॉन लैम्बडा KT में जो k है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 13.802 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जितनी जितनी वैल्यू है वो सारी वैल्यू हम अगर रख देंगे तो ये 2πc² की वैल्यू मतलब कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर CH लैम्बडा की वैल्यू नहीं और T की वैल्यू कोई छोड़ देंगे तो यहाँ भी एक वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने अगले पेज पर किया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2πc² सारी वैल्यू अगर रख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसको C1 बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू देखिए आती है अपनी 374। देखिए ये उसकी वैल्यू आती है 374.0565 इंटू 10⁻⁻18। ये C1 की वैल्यू है। C2 की वैल्यू मैंने आपको बोला था वो नीचे जो आता है, देखिए ये वाला, ये CH अपॉन लैम्बडा KT है। तो लैम्बडा की वैल्यू और T की वैल्यू छोड़ दे तो CH/K जो है ये अपना हो जाएगा CH/K, ये C2 हो जाएगा और सारी वैल्यू हमको पता है तो C2 की वैल्यू आ जाएंगी 0.01438। ओके, फिर प्लांक कांस्टेंट इतना छोटा जो बड़ा फॉर्मूला था ये इतना छोटा हो जाएगा C1 इंटू λ⁻⁻5 डिवाइडेड बाई e⁻c²/λ⁻T-1 बराबर। तो हमको क्या पता होना चाहिए, C1 एंड C2 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। C1 की वैल्यू, इसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं है, याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं तो ये सिर्फ एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि प्लांक्स लॉ में ऐसा कुछ होता है, बराबर, वैसा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। तो अपना जो प्लांक वाला जो बड़ा फॉर्मूला था वो छोटा इतना हो गया। ठीक है, ओके, फिर अगला, ओके, इफ़ टेम्परेचर 500 केल्विन एंड लैम्बडा 100 मिलीमीटर ओके mm में है तो EB लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी। तो अपने पास देखिए तो क्या बोला है, टेम्परेचर हमको 500 केल्विन दिया है और लैम्बडा 100 mm दिया है। तो पूछा है, एक सेकंड, तो EB लैम्बडा की वैल्यू पूछी है। तो हमको पता है EB लैम्बडा का अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था, EB लैम्बडा इज इक्वल टू C1 इंटू λ⁻⁻5 डिवाइडेड बाई e⁻c²/λ⁻T-1। तो C1 और C2 की वैल्यू मैंने आपको बोला था याद रखनी है। लैम्बडा दिया है, यहाँ पर T भी दिया है, तो पूरा मतलब कि EB लैम्बडा की वैल्यू हमको मिल जाएगी। और वो कितनी मिल रही है, तो कि 1.3 इंटू 10⁻⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर। मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर हमको इतनी मिल रही है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि लैम्बडा की वैल्यू हम इंक्रीज़ करते हैं। तो लैम्बडा की वैल्यू अगर इंक्रीज़ करेंगे 100 mm से 1000 mm तो EB लैम्बडा की वैल्यू पर क्या असर होगा ये हम देखते हैं। ठीक है, तो 1000 mm किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1000 mm किया तो उसकी वैल्यू आ गई 1.3 इंटू 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, 100 mm पर कितनी वैल्यू थी, 100 mm पर थी अपनी वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻7 और ये आ गई 1.3 इंटू 10⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि वैल्यू डिक्रीज़ हुई। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ, एज वेवलेंथ इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर डिक्रीजेज। तो क्या ये बोलना सही है, क्योंकि हमने कंक्लूज़न तो यही निकाला कि जैसे जैसे हमने लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज़ की तो EB लैम्बडा की वैल्यू डिक्रीज़ हुई। ये एग्जांपल से तो ऐसा ही दिखता है, तो हमको तो ऐसे लगेगा कि जैसे जैसे वेवलेंथ हम बढ़ाएंगे तो मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर डिक्रीज़ होगी।
ये बार्क इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। हमने अभी आगे देखा ना, तो कि ई बी लेमड़ा वर्सेस लेमड़ा का हमने ग्राफ देखा, तो मैंने क्या बोला था, वो 0 से स्टार्ट करता है, मैक्सिमम पर पहुंचता है, फिर डिक्रीज होकर 0 को आ जाता है, बराबर। तो इसलिए देखिए मैंने आंसर क्या है इसका, तो कि ई बी लेमड़ा इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ अ लेमड़ा। जो मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर है वो लेमड़ा का कंटिन्यूस फंक्शन है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लेमड़ा, वो 0 से स्टार्ट होता है और इंक्रीज करता है लेमड़ा के साथ, रीचेज टू द मैक्सिमम, मैक्सिमम पर पहुंचता है, एंड देन स्टार्ट टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन लेमड़ा, फिर लेमड़ा के इंक्रीज होने के साथ वो डिक्रीज भी करता है, एंड फाइनली बिकम्स अ 0 अगेन, बराबर। तो मतलब कि ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आपको ये याद रखना है, ये 2 पॉइंट, कि ई बी लेमड़ा और लेमड़ा का रिलेशन क्या है। तो कि ई बी लेमड़ा है ना, लेमड़ा के बढ़ने से बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक बार मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, फिर मैक्सिमम के पहुंचने के बाद वो फिर डिक्रीज़ करना चालू करता है, डिक्रीज़ करते 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 वो फिर से 0 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये बार्क इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन था। मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ई बी लेमड़ा और लेमड़ा का रिलेशनशिप, बराबर। ई बी लेमड़ा क्या है, मोनोक्रोमेटिक ब्लैक बॉडी का मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। ये लेमड़ा मैक्सिमम, ओके, ये ऊपर देखिए ये मैक्सिमम आता है ई बी लेमड़ा, कोई लेमड़ा मैक्सिमम पर। ये पॉइंट हमको फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हमने आगे लिखा है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड दैट पॉइंट। तो लेमड़ा मैक्सिमम के आगे जो ई बी लेमड़ा मैक्सिमम है वो कैसे हम ढूंढेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट ग्राफिकली, बराबर। तो हम ग्राफिकली क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये मैक्सिमम आगे क्या होगा, टेंजेंट। तो नाउ फाइंड द स्लोप एट दैट पॉइंट एनालिटिकली। तो मतलब कि इक्वेशन या उससे उसका पॉइंट के आगे का हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। नाउ वी नो दैट द स्लोप ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब कि जहाँ पर मैक्सिमम होता है वहाँ पर स्लोप क्या होता है, तो कि वो स्लोप पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब कि जो टेंजेंट है वो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 होगा, बराबर। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने आगे लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बाई फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डी ई बी लेमड़ा बाई डी लेमड़ा इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर हमको ये पॉइंट फाइंड करना है कि ई बी मैक्सिमम कब होगा, तो हमको पता ही है मैथमेटिकली मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट, बराबर। तो हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन होता है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं और इक्वल टू 0 करके वहाँ पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, ई बी लेमड़ा का लेमड़ा की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और मैथमेटिक्स थोड़ी परफॉर्म करेंगे तो हमको लेमड़ा की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू वहाँ मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट में हमको जैसे मिलते हैं, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, लेमड़ा है। जो वेवलेंथ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ई बी है वो लेमड़ा पे डिपेंड करता है, मतलब कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लेमड़ा मैक्सिमम की वैल्यू मतलब कि हमको मिल जाएगी। फिर लेमड़ा मैक्सिमम की वैल्यू हम वापस से वो फंक्शन में रखेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे यूज़ होगा। तो हमको ई बी लेमड़ा मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। समझ गए आप, ठीक है। फिर ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज, वो आपकी क्यूरियोसिटी के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन देखिए ये फाइंड आउट करना है तो होमवर्क क्वेश्चन, पार्कर सोलर प्रोब सन का सरफेस का टेम्परेचर ये मेज़र करता है। सन सरफेस व्हाट डज इट मीन, 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ इट रीच सेफ्टी। ओके, ये सब मतलब कि अगर क्यूरियोसिटी है तो आप फाइंड कर सकते हैं।
फिर ये भी कुछ नहीं, ये तो मैंने अपने लिए लिखा था, ये भी कुछ है नहीं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आई ई को क्या कहते हैं, हम लिखते हैं ना फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा समझता था, तो आई ई स्टैंड्स फॉर ईडेस्ट इन लेटिन विच ट्रांसलेट्स टू दैट इज़ का मतलब होता है आई ई। और इन अदर वर्ड्स वो मतलब कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर दूसरी लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा कुछ बोलते हैं ना, इसके लिए मैंने ये कुछ काम का नहीं है, ये बकवास मैंने लिखा है, ठीक है। फिर आता है लेक्चर नंबर 3। तो ये लेक्चर नंबर 3 में क्या है, जो -5c1 लैम्बडा रेज टू -6 ई, ओके, जो अपना बड़ा सा इक्वेशन था, कौन सा वाला, ई बी लैम्बडा का, ये वाला जो इक्वेशन था उसको हमने शॉर्ट फॉर्म करके इसमें कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। ये वाला आया था, तो उसको हमने लैम्बडा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, और उसके बाद ई बी लैम्बडा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 पुट करके लैम्बडा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं ना, वो वाला स्टेप मतलब कि किया है। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गेट एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आता है नहीं, बराबर। तो देखिए मैंने ऐसा किया है, अगर आपको जानना हो तो आप जान सकते हो, ये डेरिवेटिव ही मतलब कि मैंने वो किया है। फिर ये न्यूमेरिकल मेथड का एक बन जाता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन जाता है, फिर इसको न्यूमेरिकल मेथड से हम सॉल्व करते हैं, और लास्ट में लैम्बडा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू 2900 माइक्रोमीटर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमको सीधा यही याद रखना है। ये सब कहाँ से कैसे हमने मैथमेटिक्स परफॉर्म करके ये लाया है, इसका कोई मतलब है नहीं, बराबर। गेट के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि लैम्बडा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू 2900 माइक्रोमीटर, मतलब कि कांस्टेंट, लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लैम्बडा मैक्सिमम इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो कि 2900 माइक्रोमीटर। उसका मतलब क्या होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले गुजराती में लिखा है इसका, એટલે કે કોઈ બોડી રેડિયેશન ઇમિટ કરે છે તો તે વધારે ટેમ્પરેચરવાળી બોડી ઓછી વેવલેન્થનું રેડિયેશન વધારે ઇમિટ કરશે અને વાइस वर्सा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, तो वो कम वेवलेंथ की रेडिएशन मतलब कि इमिट ज़्यादा करेगी। अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वो ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन मतलब कि ज़्यादा इमिट करेगी, बराबर। यही सिंपल लैंग्वेज में उसका मतलब होता है कि जिस भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन एनर्जी ज़्यादा इमिट करेगी, और किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो वो ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगी, बराबर। इतना ही याद रखना है और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ओके। फिर इसमें क्या है, लैम्बडा मैक्सिमम इज दैट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर विच द वैल्यू ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी इज़ मैक्सिमम। हमने अभी डिस्कस किया कि लैम्बडा मैक्सिमम पर हम लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू ई बी लैम्बडा वाले फंक्शन में रख देंगे, तो जो भी ई बी लैम्बडा मिलेगा वो ई बी लैम्बडा मैक्सिमम मिलेगा। तो यही लिखा है, तो कि लैम्बडा मैक्सिमम इज़ दैट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर विच द वैल्यू ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी इज़ मैक्सिमम, बराबर। फिर ये हमको पता है विब क्योर, या हम गुजराती में तो जानी वाली पिनारा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएंगी। अगर वेवलेंथ ओके, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, लैम्बडा मैक्सिमम इंटू टी इज़ इक्वल टू 2900 माइक्रोमीटर। तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, तो कि यहाँ जाएंगे तो लैम्बडा इंक्रीज़ होता जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर, ये देखिए
ये टेम्परेचर कम होता जाएगा। ओके, और हमने एक और फॉर्मूला हमको पता है, तो क्या लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो एक और हमको रिलेशन मिल जाएगा कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, और वाइस वर्सा ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी। बराबर, मतलब कि ये इक्वेशन आपको पता चल गई कि लैम्बडा इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होगी। और इस तरफ क्या होती है तो कि लैम्बडा की वैल्यू कम होती है, छोटी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर जो बॉडी होगी वो कितने टेम्परेचर उसका हाई होगा और फ्रीक्वेंसी भी उसकी हाई होगी। तो ये आपको पता चला कि नहीं चला? तो ये देखिए, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब कि क्या होता है? पर यूनिट टाइम में कितने बार ऑसिलेट किया, वही। तो कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन और साइकिल और रिपीटेशंस ऑफ अ वेव दैट अकर इन अ यूनिट ऑफ अ टाइम। एक यूनिट में कितना मतलब कि ऑसिलेशन किए या रिपीटेशन या कितनी बार साइकिल रिपीट हुई, उसको ही हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। बराबर, तो फ्रीक्वेंसी का हमको आइडिया हो गया। तो देखिए 0.7 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होगी ना, 0.7 से ज़्यादा वेवलेंथ होगी, तो उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं पता है? कम्युनिकेशन वाले सारे, मतलब कि मोबाइल रेडियो, उसमें हम ये यूज़ करते हैं। और जो कम वेवलेंथ वाली है, कम वेवलेंथ, उसका हम यूज़ करते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में। वो डेंजरस फॉर हेल्थ होती है। अल्ट्रा वायोलेट जोन होता है वो, जो जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो इंफ्रारेड जोन होता है, और जिसमें वेवलेंथ कम होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायोलेट, और ज़्यादा होती है उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। अल्ट्रा वायोलेट मेडिकल में यूज़ होती है, ये कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। बराबर, मैंने बोल दिया, मतलब कि जितना था इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। विबग्योर भी आपको पता है, तो कि अगर ये ऐसा तो कभी सवाल नहीं आता, लेकिन 11-12 में ये सब मतलब कि आता था कि रेड की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या होती है, मतलब कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी ये 7 कलर में सबसे कम होती है। और ये वायोलेट में उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये मतलब कि 11th-12th में ये सब आता था, 9-10वीं में शायद आता था ये हमको। तो ये मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये सिर्फ आपके बेसिक जानकारी के लिए। ठीक है, लेकिन आपको मेन क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मेन ये फॉर्मूला 2 याद होनी चाहिए, एक ये वाला और एक लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसीज ये होती है, फिर ये वाला लैम्बडा मैक्सिमम इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू 2900 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ओके, अभी हमने जो पढ़ा है वही है, मतलब कि ईबी लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा का हम ग्राफ दोरेंगे, बराबर ड्रॉ करेंगे। तो क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है कि वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर मैक्सिमम रीच करता है, अटेंड करता है, उसके बाद डिक्रीज होकर वापस 0 हो जाता है। तो हमने ये 3 अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ ड्रॉ किए हैं। बराबर, ईबी लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा का हमने 3 अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ ड्रॉ किए हैं। बराबर, तो पहला ये देखिए, ये वाला है वो सबसे ऊपर वाला, वो हमने टेम्परेचर 3 मतलब कि T3 टेम्परेचर पर ड्रॉ किया है। ये वाला जो है, एक सेकंड दूसरा कलर कर देता हूँ, ये वाला जो है सेकंड वाला, वो हमने T2 टेम्परेचर ऊपर ड्रॉ किया है। और ये सबसे छोटा वाला है, ये हमने T1 टेम्परेचर पर ड्रॉ किया है। ओके, अब समझने वाली बात आ गई है। तो समझने वाली बात क्या है कि इसमें से
तीन टेम्परेचर वाले दौरे ड्रॉ किए हैं, बराबर। तो ये ग्राफ में से हमको अब आप अपना दिमाग चलाना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लैम्बडा मैक्सिमम इंटू टेम्परेचर इज़ इक्वल टू लैम्बडा मैक्सिमम इंटू टेम्परेचर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 2900 माइक्रोमीटर। तो अगर ये मैं टेम्परेचर T3 पर ये वाला है, ये T2 पर है, ये T1 ऊपर है, बराबर, तो लैम्बडा का आप मुझे रिलेशन बता सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेम्परेचर T3 सबसे ज़्यादा है, टेम्परेचर T1 सबसे कम है और T2 बीच का है, मतलब कि ये रिलेशन है T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ओके, तो मुझे आप लैम्बडा का रिलेशन बता सकते हैं। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि लैम्बडा का रिलेशन टेम्परेचर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बराबर। तो टेम्परेचर T3 मैक्सिमम है, तो लैम्बडा, तो ये देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, लैम्बडा मैक्सिमम किसका होगा 1 का, उसके ग्रेटर देन एक सेकंड, ये कौन से पेज में, यहीं बना देता हूँ। लैम्बडा मैक्सिमम 1 का, उसके लैम्बडा 2 का आएगा, उसके बाद लैम्बडा 3 आएगा। मतलब कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है, देखिए कि लैम्बडा 1 की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। लैम्बडा T2 टेम्परेचर पर जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा 1 से कम, लेकिन लैम्बडा 3 से टेम्परेचर 3 वाले से ज़्यादा है। और टेम्परेचर T3 पर जो लैम्बडा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा, लैम्बडा इंटू टेम्परेचर इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसी के बेस पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये लैम्बडा मैक्सिमम है क्योंकि हम मैक्सिमम वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ही सारा मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें कुछ मतलब कि है नहीं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, द एमिटेड रेडिएशन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर, इट इंक्रीजेज विद वेवलेंथ, रीचेज अ मैक्सिमा एंड देन डिक्रीजेज। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि द इमिटेड रेडिएशन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ अ वेवलेंथ। तो कि ई बी लैम्बडा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है लैम्बडा का, बराबर। ये 0 से स्टार्ट होता है, फिर मैक्सिमम पर पहुंचता है, उसके बाद डिक्रीज कर जाता है। एट एनी वेवलेंथ द अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एट एनी वेवलेंथ द अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है वो तो इंक्रीज़ करेगा, पर जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट होगा वो वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ का मतलब कि ज़्यादा इमिशन होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप कंफ्यूज मत हो जाना। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से के साथ आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेडिएशन तो मैक्सिमम हो ज़्यादा होने ही वाला है, क्योंकि रेडिएशन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ टू 4 होता है। तो ये तो बढ़ेगा ही, पर जो मतलब कि वेवलेंथ होगी वो शॉर्टर वेवलेंथ का रेडिएशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही है, एट एनी वेवलेंथ द अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्टर वाली हमको मिलेगी। तो हमारा क्या होगा कि जो ग्राफ है ना अपना, तो देखिए मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ। हाँ, तो अपना ग्राफ है ना वो मतलब कि शॉर्टर वेवलेंथ के साइड चलता जाएगा। ये इस साइड मतलब कि अपना ग्राफ आता जाएगा। देखिए टेम्परेचर T3 का ज़्यादा है तो वो मतलब कि इस साइड खिसकता गया, शिफ्ट होता गया। समझ में आया? तो यही पॉइंट लिखा है, तो कि एज टेम्परेचर इंक्रीज द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। क्यों लेफ्ट की तरफ जाएगा? कि हमको पता है कि लैम्बडा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से मतलब कि ये होता है, ठीक है। ओके, फिर ये अलग एक मतलब कि पूरा डेरिवेशन है, टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। उसका मतलब कि हमने अगर पावर हमको कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, तो कि 0 टू लैम्बडा में
0 टू लैम्बडा में पूरा मतलब कि हम इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी में ई बी लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर, तो हमको टोटल इमिसिव पावर मिल जाएगी। तो ये टोटल इमिसिव पावर मतलब कि हमको डेरिवेशन याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं ये स्किप ही करूँगा पार्ट। और फाइनली जो हमारा फॉर्मूला आएगा ई बी लैम्बडा का टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, वो किसके इक्वल टू होगा, सिग्मा इंटू टेम्परेचर रेज़ टू 4। सिग्मा क्या है, तो कि सिग्मा है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 रेज़ टू -8, और उसका यूनिट होता है वॉट। तो देखिए उसका यूनिट भी मैं अभी बता दूंगा। तो ये जो ई बी का है तो वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, और ये टेम्परेचर मतलब कि केल्विन रेज़ टू 4। तो ये सिग्मा का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन रेज़ टू 4। ठीक है, मतलब कि टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ टू 4, ये भी हमको याद रखना है। याद हो जाएगा मतलब कि ये इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। फिर ये मैंने अभी बोला है कि यूनिट ऑफ सिग्मा क्या होता है। यूनिट ऑफ सिग्मा क्या होता है, तो कि वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन रेज़ टू 4, केल्विन रेज़ टू 4। फिर ओके, ये पूरा हो गया। फिर हम दो केस मतलब कि स्टडी करेंगे। हमारे पास ई बी लैम्बडा का फॉर्मूला हमको पता है C1 इंटू लैम्बडा रेज़ टू -5 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू C2 अपॉन लैम्बडा T -1। ये अपने पास मतलब कि फॉर्मूला है बराबर। तो पहला लॉ है विंड्स लॉ। विंड्स लॉ कब यूज़ होता है, तो फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ हमारी बहुत छोटी है तो उसके लिए हम विंड्स लॉ का यूज़ करेंगे। विंड्स मतलब कि देखो ना, नाम से ही पता चलता है छोटा। विंड्स लॉ मतलब कि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो शॉर्टर वेवलेंथ होगी बराबर। तो देखिए लैम्बडा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो C2 बाई लैम्बडा टी, तो C2 बाई लैम्बडा टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि लैम्बडा बहुत छोटा है। तो ई रेज़ टू C2 बाई लैम्बडा टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी कंपैरिजन में हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला, ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा आराम से ई बी लैम्बडा इज इक्वल टू C1 इंटू लैम्बडा रेज़ टू -5 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू C2 बाई लैम्बडा टी। सिंपल। ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए है, मतलब कि जो -1 है वो निगलेक्ट कर देना है। तो ये अपना विंड्स लॉ मिल जाएगा। विंड्स लॉ फॉर शॉर्टर वेवलेंथ के लिए होता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ पूरा। अपने पास ई बी लैम्बडा का फॉर्मूला ये तो था ही अपना जनरल फॉर्मूला, लेकिन हम दो केस स्टडी करेंगे। पहला है विंड्स लॉ। विंड्स लॉ का यूज़ होता है फॉर लैम्बडा, स्मॉल लैम्बडा। वेवलेंथ अगर छोटी हो तो हम उसके लिए विंड्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो लैम्बडा छोटा हो तब, तो देखिए लैम्बडा बहुत छोटा है तो C2 बाई लैम्बडा टी की वैल्यू कितनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लैम्बडा डिनोमिनेटर में है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ई रेज़ टू C2 बाई लैम्बडा टी की वैल्यू तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो हमने ये जो 1 है ना, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर निगलेक्ट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई बी लैम्बडा इज इक्वल टू C1 लैम्बडा रेज़ टू -5 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू C2 बाई लैम्बडा टी। ओके, तो इतना याद रखना है। ओके, फिर आता है, अभी छोटी वेवलेंथ के लिए देख लिया। तो अभी ये दूसरा है रेले जीन्स लॉ, वो बड़ी वेवलेंथ के लिए होता है फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। तो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए भी हमने अभी जैसा ही लॉजिक लगाएंगे। तो कि लैम्बडा अगर बहुत ज़्यादा है तो C2 बाई लैम्बडा 2 की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो ई रेज़ टू C2 बाई लैम्बडा टी की वैल्यू तो और भी कम हो जाएगी। तो हम फिर टेलर सीरीज़ से अगर उसका एक्सपेंशन करेंगे, टेलर सीरीज़ क्या होती है, ई रेज़ टू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x3 बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हम करते हैं। तो उसी तरह से एक्स की जगह पर C2 बाई लैम्बडा टी अगर आएगा तो क्या होगा, 1 प्लस C2 बाई लैम्बडा टी, C2 बाई लैम्बडा टी का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस C2 बाई लैम्बडा 2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये ऐसा आएगा बराबर।
लेकिन ये वाला है ना C2 बाई, देखो लैम्डा टी की वैल्यू बहुत छोटी है, तो और उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और भी बहुत छोटी आएगी, क्योंकि हमको पता है कि C2 बाई लैम्डा टी की वैल्यू बहुत छोटी है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू और भी बहुत छोटी आएगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म को ही कंसिडर करेंगे। तो हमारा ये अप्रोक्सीमेट करके ये आंसर आएगा, क्या आएगा कि e⁻C2 बाई लैम्डा टी की वैल्यू 1 प्लस C2 बाई लैम्डा टी बनेगी, बराबर। तो उसके लिए हम ई बी लैम्डा की वैल्यू क्या लिखेंगे, ई बी लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे C1 लैम्डा रेज़ टू -5, ई बी C1 इंटू लैम्डा रेज़ टू -5 और C2 बाई लैम्डा टी 1 प्लस C2 बाई लैम्डा टी। ओके ओके देखिए, ये यहाँ पर e⁻C2 बाई लैम्डा टी और 1 इस तरफ आ जाएगा, तो -1। तो इतने की वैल्यू देखिए, मैं बोल रहा हूँ ये है e⁻C2 बाई लैम्डा टी और 1 है वो इस तरफ आ जाएगा, ये वाला इतना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कि C2 बाई लैम्डा टी। तो हमको अपना मेन फार्मूला तो यही है ना, ये देखिए मेन फार्मूला अपना ये है ये मेन फार्मूला अपना है। तो इसमें e⁻C2 बाई लैम्डा टी -1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो कि ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, बराबर। तो ये लिख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा ई बी लैम्डा इज इक्वल टू C1 इंटू लैम्डा रेज़ टू -5 C2 बाई लैम्डा टी, इसके हिसाब से। तो C1 बाई C2 तो ये हो जाएगा और लैम्डा इंटू टी ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा रेज़ टू -5 ऑलरेडी है और एक लैम्डा ऊपर आ गया, तो लैम्डा रेज़ टू -4 हो जाएगा और टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा C1 बाई C2 इंटू टी बाई लैम्डा रेज़ टू 4। ये अपना क्या है, रेले जीन्स लॉ। ये कभी मतलब कि हमारे केमिकल ब्रांच में कभी ये पूछा मतलब कि गया है नहीं, रेले जीन्स लॉ का मतलब कि क्या होता है, लेकिन फिर भी कभी भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, तो हमको तैयारी रखनी पड़ेगी। तो ये है रेले जीन्स लॉ फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। ओके, फिर आगे क्या है, ओके रिवीजन हम करेंगे, तो ठीक है चलो मैं रिवीजन करा देता हूँ, फिर चौथा लेक्चर फिर देखेंगे। तो हमने समरी में हम क्या है, तो कि हमको पता है Q क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू Q अल्फ़ा प्लस Q रो प्लस Q टाउ होता है। फिर Q से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला मेन फार्मूला अपना बन जाएगा 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस रो प्लस टाउ। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा क्या है, Q अल्फ़ा बाई Q है। रो क्या है, तो कि Q रो बाई रो है। Q टाउ क्या है, तो कि Q टाउ है अपना टाउ क्या है, तो कि Q टाउ बाई Q है, बराबर। अल्फ़ा बराबर 1 तो वो ब्लैक बॉडी हो जाएगी। ट्रांसमिटिविटी अगर 0 है तो वो ओपेक बॉडी हो जाएगी। वाइट बॉडी के बारे में मैंने अभी बताया कि वाइट बॉडी के रिफ्लेक्टिविटी 1 होती है, और वाइट बॉडी में हमने 3 केस देखे हैं कि इंसिडेंट रे गिरता है और चारों दिशा में रेडिएशन आता है, तो उसको डिफ्यूज रेडिएशन या स्कैटर रेडिएशन बोलते हैं। फिर रेडिएशन आता है और वन ही डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन में सारा रिफ्लेक्शन होता है तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वाइट बॉडी या स्पेक्युलर बॉडी, एब्सोल्यूट वाइट बॉडी बोलेंगे उसको। अगर और तीसरा केस आता है कि कोई पर्टिकुलर थीटा एंगल पर इंसिडेंट रे गिरता है और पर्टिकुलर थीटा एंगल पर ही वो रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको बोलेंगे स्पेक्युलर बॉडी या डाइथर्मेनियस बॉडी, बराबर। ट्रांसपेरेंट बॉडी, तो ट्रांसपेरेंट बॉडी के लिए टाउ क्या होता है हमारा 1 होता है। ग्रे बॉडी, तो ग्रे बॉडी भी एक आइडियल बॉडी है, हमने देखा था अभी। तो उसके लिए अल्फ़ा लेस देन 1 होता है एंड वो कांस्टेंट रहती है, अल्फ़ा लेस देन 1 एंड वो कांस्टेंट रहती है सारे टेम्परेचर और वेवलेंथ पर, बराबर। टेम्परेचर और वेवलेंथ का वो फंक्शन नहीं होती हमारी ग्रे बॉडी। फिर आता है इमिसिव पावर, हमने डेफिनेशन देखी। फिर ये फार्मूला मैंने आपको याद करने को बोला था, E इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई बी,
क्योंकि E बाई ई बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इमिसिविटी होती है, तो हमने ये भी देख लिया। फिर आता है ई बी लैम्बडा। ई बी लैम्बडा को क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, उसकी डेफिनेशन हमने देखी है अभी। फिर प्लांक्स लॉ आता है। फिर प्लांक्स लॉ में हमने प्लांक्स लॉ में हमने ये फॉर्मूला देखा जो शॉर्टकट में आया, वो C1 और C2 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। C1 की वैल्यू 374.0565 इंटू 10⁻⁻18 और C2 की वैल्यू 0.01438। याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखी है। तो ई बी लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होगा? C1 इंटू λ⁻5 डिवाइडेड बाई e⁻C2 बाई λt-1, बराबर। यहाँ पर मैंने सारे टर्म बताए हैं, C क्या है, H क्या है, K क्या है। फिर हमने ई बी लैम्बडा और लैम्बडा का जो रिलेशनशिप वाला है पूरा वो देखा। फिर लैम्बडा मैक्सिमम, मैंने ये फॉर्मूला आपको याद रखने को बोला है, लैम्बडा मैक्सिमम इंटू T इज़ इक्वल टू 2900 माइक्रोमीटर, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू को आती है ये वाली। फिर लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया है इक्वल टू C के इक्वल होती है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट होती है, बराबर। फिर टोटल इमिसिव पावर हमको टोटल इमिसिव पावर कैलकुलेट करना हो तो हमको कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to इन्फिनिटी में ई बी लैम्बडा डी लैम्बडा का, बराबर। और ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी ई बी इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू T⁻4 होती है, जहाँ पर सिग्मा हमारा होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁴। फिर हमने वीन्स लॉ देखा। वीन्स लॉ होता है शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, तो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए हमारे ई बी लैम्बडा का फॉर्मूला ये हो जाता है, हम -1 को सिर्फ उसमें निगलेक्ट कर देते हैं, तो वो बन जाएगा C1 इंटू λ⁻5 डिवाइडेड बाई e⁻C2 बाई λt। फिर हमने रेले जीन्स लॉ देखा। रेले जीन्स लॉ कर फॉर लॉन्गर वेवलेंथ के लिए होता है, तो ई बी लैम्बडा उसमें क्या मिलता है हमको? तो C1/C2, डायरेक्ट यही याद रखना है, C1/C2 इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाई λ⁻4, बराबर, ये हमको पता है। फिर इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन ई बी लैम्बडा विद ग्राफ, वो ग्राफ वाला भी हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कर्व हमारा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि शॉर्टर वेवलेंथ पर शिफ्ट होता जाएगा, बराबर। तो ये भी हमने पता है, बराबर। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, अगला लेक्चर में और भी रेडिएशन के बारे में देखेंगे। और आप ये PDF मैंने ऑलरेडी मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर मैंने शेयर कर दी है, तो आप उसका रिवीजन बार बार करते रहना। आप रिवीजन कर दीजिए, मैं बाद में और आगे लेक्चर लूँगा, ठीक है। थैंक यू।